हाय एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का थर्ड यूनिट जिसका नाम है मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। और आज हम इस यूनिट में पढ़ेंगे द इंटरवार इकोनॉमी। इट मींस हमें अब इस कॉन्टेक्स्ट में इस कंटेंट में हमें पढ़ना है आज 1914 से लेकर 1919 तक कैसे दुनिया भर में इकोनॉमी चली, कैसे पर्टिकुलरली वहाँ पे इकोनॉमी चली जहाँ पे ये जंग स्टार्ट हुआ था। इसमें हम पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट मैनली इन यूरोप। हमने देखा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है जो 1914 में स्टार्ट हुआ मैनली यूरोप में स्टार्ट हुआ। इट मींस उसका जो बैटल फील्ड है, बैटल ग्राउंड है, वो कहाँ पे था? यूरोप में था। बट द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लेकिन जो इसका इफेक्ट था, चाहे वो इकोनॉमिक इफेक्ट था या पॉलिटिकल इफेक्ट था, इसकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, वो महज यूरोप में नहीं महसूस की गई बल्कि पूरे दुनिया में वो महसूस की गई। उस चीज का पूरे दुनिया पे असर पड़ा। जैसे कि तब जाके अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इंडिया में जो है इंग्लैंड का राज था। इंडिया में भी इस का बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। कैसे पड़ा? इन्होंने फोर्सफुली लोगों को मिलिट्री में ज्वाइन कराया, इकोनॉमी को इन्होंने ड्रेन किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ जिसको हम कहते हैं, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हुई। तो इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे? 3.1 आपका एग्जैक्टली बुक पे दिया गया है। वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? वार टाइम हमें पता ही है कि ये हो गया जंग का टाइम। 1914 से लेकर 1919 तक की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार की हम बात कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग या रिप्लेसमेंट। एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब हो गया सिंपल सी भाषा में कि एक शेप में, एक तरतीब में इसको चेंज करना दूसरी तरतीब में, या किसी चीज को रिप्लेस करना। दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। The First World War was fought between two powers or two military blocks or two blocks. जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है मेनली दो पावर्स के दरमियान, जैसे कि क्रिकेट मैच होता है दो टीम्स के दरमियान, एक मैच होता है दो अपोनेंट्स के दरमियान, वैसे ही ये जंग जो है ये भी दो अपोनेंट्स के दरमियान होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे यूजुअली नॉर्मल लेवल पे जो लड़ाई होती है दो पर्सन्स के दरमियान होती है, दो सोसाइटीज के दरमियान होती है, दो विलेज के दरमियान होती है, दो फैमिलीज के दरमियान होती है, दो ह्यूमन इंडिविजुअल्स के दरमियान होती है। तो वैसा ही ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है दो ब्लॉक्स के अगेंस्ट हो गया, या इनको आपस में ये हो गया। तो इसमें ये ब्लॉक्स कौन कौन से थे? एक का नाम था एलाइज, दूसरे का नाम था सेंट्रल पावर्स। ये बात याद रखनी है कि एलाइज कौन हो गए, सेंट्रल पावर्स कौन हो गए। एलाइज में आते थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएस। एलाइज में आते थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएस। और सेंट्रल पावर्स में क्या क्या आते थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी या तुर्की। तुर्की में हमने देखा कि तब जाके तुर्की में जो है ऑटोमन एम्पायर रूल करता था। 1914 की हम बात कर रहे हैं। वॉर वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। हमने देखा 1914 की हम बात कर रहे हैं, हमने देखा कि 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई थी। डिफरेंट इंडस्ट्रीज वजूद में आए थे, डिफरेंट साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से जो डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वो भी वजूद में आए थे। तो अब इस टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हो गया? वॉर वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। ये जो जंग था ये पहला मॉडर्न जंग था। मॉडर्न जंग का मतलब हो गया कि ये वो पुराने जंग जैसा नहीं था कि लोग वो तलवार यूज करेंगे वगैरह वगैरह यूज करेंगे। ये मॉडर्न जंग था। मॉडर्न जंग का मतलब हो गया इसमें मशीन गन्स यूज किए गए। मशीन गन्स जब आप देखते हैं किसी हॉलीवुड मूवी में तो आपको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितनी गोलियां फेंकता है, कितनी गोलियां दागता है। तो इसमें इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स हवाई जहाज हम देखते हैं कि कैसे आजकल या रिसेंटली आपने न्यूज में देखा कि इंडिया ने फ्रांस से अपाची खरीदा, या वो मिग वगैरह आपने नाम सुनाए होंगे। तो एयरक्राफ्ट्स इसमें यूज किए गए, केमिकल वेपन्स इसमें यूज किए गए। केमिकल वेपन्स जैसे जापान की मिसाल आपको पता होगी, हिरोशिमा एंड नागासाकी, वहां पे केमिकल वेपन्स यूज किया गया था। तो केमिकल वॉरफेयर यूज किया गया था। तो ऑन ए मैसिव स्केल ये सारी चीजें इस जंग में 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा यूज हो गई। ऑन ए लार्ज स्केल, लार्ज स्केल का मतलब हो गया ये बहुत ज्यादा यूज हो गया। These were all increasingly products of modern large scale industry. ये सारे प्रोडक्ट्स, मॉडर्न वेपन्स जो थे ये सारे प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज के थे। और ये इंडस्ट्रीज हमने देखा कि अब इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हो गई थी, तो इट मीन्स ये मॉडर्न वेपन्स भी बहुत ज्यादा हो गए। और जब मॉडर्न वेपन्स भी बहुत ज्यादा थी तो ये मॉडर्न वेपन्स फिर यूज भी बहुत ज्यादा हो गए।
टू फाइट द वार, टू फाइट द वार, एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ पे अभी हैंड है, टू फाइट द वार millions of soldiers had to be recruited from around the world and moved to the front lines on large ships and trains. हमने अभी देखा कि इसका पूरा असर, पूरे इसका बुरा असर पूरे दुनिया पे हुआ। कैसे हुआ? इस जंग को लड़ने के लिए 11 खिलाड़ियों की जरूरत नहीं होती है। इस जंग को लड़ने के लिए ये बड़े बड़े फिलोसोफर्स का ये कहना है कि जंग स्टार्ट करना बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन इसको खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है। तो जंग को लड़ने के लिए एक टीम नहीं चाहिए, बल्कि एक फौज चाहिए। फौज आप समझ सकते हैं कि फौज मीन्स हो गया बहुत ज्यादा। तो इस बहुत ज्यादा लोगों की तादाद पाने के लिए क्या करना पड़ा इन कंट्रीज को, जो कंट्रीज अलाइज या सेंट्रल पावर्स जंग में शमूलियत कर रहे थे, इनको रिक्रूटमेंट करनी पड़ी। जंग तभी जीत सकते हैं जिनके पास आर्म्स एंड एमिनेशन बहुत ज्यादा होंगे, या मॉडर्न होंगे, या उनके पास जो है फोर्सेस बहुत ज्यादा होगी। हम यूजुअली जब भी कंट्रीज को हम इस बिना पे काउंट करते हैं कि कौन कंट्री कितनी पावरफुल है, या तो हम उनका वेपन सिस्टम देखते हैं, उनका आर्टिफैक्ट देखते हैं, या उनका मशीनरी आर्म्स एंड एमिनेशंस देखते हैं, या उनके फोर्सेस की तादाद देखते हैं। जैसे कि यूजुअली जब भी आप कश्मीर की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि कश्मीर में 7 लाख फौज हैं। तो वैसे ही जंग को जीतने के लिए बहुत ज्यादा अफवाज की जरूरत थी, और इन कंट्रीज ने यही काम शुरू किया। इन्होंने पूरी दुनिया से, जैसे कि इंग्लैंड का कब्जा इंडिया पे था, वैसे इंग्लैंड का कब्जा कई और कंट्रीज पे भी था, तो उन्होंने उन्हीं कॉलोनीज से रिक्रूटमेंट करनी शुरू कर दी, और वो भी फोर्सफुल रिक्रूटमेंट। अगर कोई चॉइस ना भी रखता था मिलिट्री ज्वाइन करने का, तो वो भी करते थे। इवन कि जब हिटलर ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट की, हिटलर ने लोगों को बेडरूम से निकाला। वो आपने 9th में पढ़ा होगा कि कैसे हिटलर ने बेडरूम में लोगों को निकाला ताकि वो उनको आर्मी में रिक्रूट करे, और जो लोग रिफ्यूज करते थे रिक्रूटमेंट के लिए, आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, उनको वो सीधा फिर कत्ल कर देते थे। तो यही नेगेटिव असर पड़ा पूरे दुनिया में। लोगों में खलबली हो गई कि लोग बाय चॉइस जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको जाना पड़ा, मजबूर होके जुल्म के साथ, जुल्म के अंदर उनको जाना पड़ा। तो पूरे दुनिया से टू फाइट वॉर मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हैड टू बी रिक्रूटेड। इन कंट्रीज को, अलाइज को, सेंट्रल पावर्स को पूरी दुनिया से लोगों की रिक्रूटमेंट करनी पड़ी ताकि वो जंग में हिस्सा ले ले। फिर इन्हीं लोगों को जो है शिफ्ट किया गया थ्रू लार्ज शिप्स एंड ट्रेन्स ड्यूरिंग द वार। यहाँ से आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। कुछ ट्रिकी बातें भी हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझना है कि कैसे वो हम कहते हैं ना कि कल का फकीर आज का शहजादा है। तो ये हो गई रातों रात ट्रांसफॉर्मेशन। कल कोई फकीर था, आज जो है अमीर हो गया है। यही ट्रांसफॉर्मेशन हो गई कि रात भर में इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन, रिप्लेसमेंट, ये चेंज कैसे आ गई। तो वो चेंज हमें यहाँ पे पढ़नी है इस पॉइंट में। ड्यूरिंग द वार industries were restructured to produce war related goods during the war। यानी कि अब वॉर के दरमियान क्या हुआ, जो भी इंडस्ट्रीज थी इनको कन्वर्ट किया गया, इनको ट्रांसफॉर्म किया गया। किस चीज में उनको ट्रांसफॉर्म किया गया? अगर इससे पहले कोई आयरन या स्टील की इंडस्ट्री थी, उसको मजबूर किया गया कि अब जो है आप आर्म्स एंड आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस कीजिए, आप जो है जंग के सामान प्रोड्यूस कीजिए। यानी कि अगर कोई इंडस्ट्री जूता बनाते थे तो उनको मजबूर किया गया कि आप सामान बनाइए। सामान मींस आर्म्स एंड आर्टिफैक्ट्स आप बना दीजिए, आर्म्स एंड एमिनेशन आप बना दीजिए। तो इंडस्ट्रीज में जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुई। Entire societies were also recognized for war as men went to battle. As men went to battle, women stepped in to undertake jobs that earlier only men were expected to do। और क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई? फैमिलीज में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, सोसाइटीज में ट्रांसफॉर्मेशन हुई। किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हुई? जब लोगों को मजबूरन रिक्रूटमेंट में ले लिया गया, रिक्रूट किया गया आर्मीज में, तो उनको अपने घर छोड़ने पड़े। पहले वो अपने हाउस, अपने फैमिलीज में वो कुछ कमाते थे, अपनी फैमिली को खिलाते थे। फिर उनको जब घर छोड़ के चला जाना पड़ा जंग में शमूलियत करने के लिए, तो उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन मैन फोक्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो फैमिली हेड्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली उन फैमिलीज के, उन सोसाइटीज के फीमेल्स पे आ गई। आप समझ रहे बात? जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज मेल्स पे थी, जब वो मेल्स चले गए, घर छोड़ के चले गए, जंग में शमूलियत करने के लिए चले गए, चाहे वो बाय चांस गए या बाय चॉइस गए,
और जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, चाहे वो ब्रेड एंड बटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी और चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली जो है वुमेन्स पे आ गई। अब वही काम, वही मजदूरी, वही ब्रेड एंड बटर कमाना फीमेल्स का जॉब बना था। तो ये भी सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था। Next point, the war transformed US from being international debtor to creditor. The US and its citizens owned more overseas assets than foreign governments and citizens owned in US. अभी तक हम देख रहे थे इस 1914 से पहले पहले कि कैसे यूएसए में बहुत ज्यादा कर्जा था। कैसे कर्जा था? क्योंकि यूएसए में अभी उतने ज्यादा लोग उनके पास इतना ज्यादा अभी एक्सपोजर नहीं था, बिजनेस करने का एक्सपोजर नहीं था, अभी वो कंप्लीटली बैकवर्ड थे। लेकिन जब डिफरेंट कंट्रीज, यूएसए की एंट्री लेटरल एंट्री हुई इस जंग में, यूएसए लेटर ऑन एंटर कर गया इस जंग में। तो पहले पहले यूएसए न्यूट्रल रहा। तो जब तक वो न्यूट्रल रहा, हमने देखा अगर यूरोप में कुछ इंडस्ट्रीज, बात को यहाँ पे समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपने ये पॉइंट समझा, समझो आपने पूरा यूनिट समझा। जो यूएसए था या जो पहले यूरोप था, यूरोप में हमने देखा कि इंडस्ट्रीज में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अगर कोई इंडस्ट्री स्टील का काम करती थी, उसको मजबूर किया गया कि आप जो है आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्रोड्यूस कीजिए। अगर कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री कॉर्न प्रोड्यूस करती थी यूरोप में, उनको मजबूर किया गया कि आप जो है आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्रोड्यूस कीजिए। तो यही जो अपॉर्चुनिटी है यूएसए को मिली। अब जो यूरोप में पहले इंडस्ट्रीज थी, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई, सारी इंडस्ट्रीज कन्वर्ट की गई एक ही मुद्दे के लिए, एक ही पर्पस के लिए। और वो पर्पस क्या था? कि इनको आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्रोड्यूस करना है जंग के लिए। यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ से यूएसए को ये मौका मिला, ये अपॉर्चुनिटी मिली। यूएसए के पास अब ये मौका था, जो भी यूरोप में अभी पहले प्रोड्यूस होता था इन इंडस्ट्रीज में, जो अब बंद हुआ था, वो मौका यूएसए को मिला। और यूएसए की इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक बूम हो गई, यूएसए बहुत ज्यादा अमीर हो गया, यूएसए की इन प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा डिमांड हो गई। हमने देखा कि सारा जो भी यूरोप प्रोड्यूस करता था, अब सारा कहाँ से प्रोड्यूस होता था? खाली अमेरिका से प्रोड्यूस होता था। चाहे वो जूता हो, चाहे वो कॉर्न हो, चाहे वो बाकी स्टेपल डाइट हो, चाहे वो बाकी फूड्स की बात करें, या चाहे जो कुछ भी हो, ए टू जेड, इवन की छोटे सुई से लेके बड़ी गाड़ी तक, अब सारा कुछ कहाँ से प्रोड्यूस होता था? अमेरिका से प्रोड्यूस होता था। क्योंकि यूरोप ने जो है अपनी इंडस्ट्रीज को कन्वर्ट किया था, ट्रांसफॉर्म किया था। किन चीजों के लिए, किस में ट्रांसफॉर्म किया था? आर्म्स एंड एम्युनिशंस, या जो भी जंग के लिए चीजें दरकार थे, उनको प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी के साथ ही जो है यूएसए हो गया ट्रांसफॉर्म। किस चीज से? इंटरनेशनल डेटर, डेटर हो गया। इसको इंटरनेशनली या इंटरनेशनल लेवल पे कहा जाता था कि ये फकीर है, इसको बहुत ज्यादा कर्जा है। अब कर्जा लेने से वो कर्जा देने वाला बन गया। तो ये यूएसए में ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। द यूएसए एंड इट्स सिटीजंस ओन्ड मोर ओवरसीज एसेट्स देन फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड सिटीजंस ओन्ड इन यूएसए। अब जो है यूएसए के लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे, व्यापारी बन गए थे, और पूरे दुनिया में अब यूएसए सिटीजंस का, इनके शहरियों का बिजनेस चलता था। चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स की बात हो, चाहे वो छोटे प्रोडक्ट्स की बात हो, या बड़े बड़े प्रोडक्ट्स लाइक बस की मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा, चाहे वो बस प्रोड्यूस करने की भी बात हो। तो ये बन गए थे अब अमीर लोग, और ऑनर्स बन गए थे यूएसए के लोग। तो ये थी ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ वी हैव द पोस्ट वार रिकवरी। जब जंग खत्म हो गया, अभी हम यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस कंटेंट में ये नहीं पढ़ते कि किस आदमी ने, किस आर्मी ने कितनी गोलियां चलाई, बल्कि हम कुछ डिफरेंट पढ़ रहे हैं। हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं कि कौन कंट्री इंटरनेशनल डेटर से लेके क्रेडिटर बन गई। तो पोस्ट वार रिकवरी, पोस्ट वार रिकवरी का लफ्जी माने हैं कि पोस्ट वार हो गया, जंग खत्म करने के बाद, रिकवरी हो गया मींस रिकवर करना, वापस आना अपने ही पुराने स्टेज में। तो ब्रिटेन, जो इंग्लैंड था, हमने पहले ही कहा, वो किन की तरफ से था? एलाइज की तरफ से था। ब्रिटेन विच वाज वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमी इन द प्री वार पीरियड। हमने देखा इन पर्टिकुलर फेस्ड प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस। हमने देखा जंग शुरू करने से पहले ब्रिटेन बहुत ज्यादा अमीर था, लीडिंग इकोनॉमी थी। चाहे वो इंडिया में इनका कॉलोनाइजेशन की बात हो, अमेरिका में कॉलोनाइजेशन की बात हो, बाकी बाकी जगहों पे, तो पूरे एक इंटरनेशनल मार्केट था ब्रिटेन। ये बहुत ज्यादा सप्लायर भी था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी ब्रिटेन का ही बहुत ज्यादा था। तो ये एक लीडिंग इकोनॉमी थी। लेकिन जंग के बाद जो है इसको बहुत ज्यादा रिकवर करना पड़ा। कैसे ये क्राइसिस आ गई? कैसे क्राइसिस आ गई? क्योंकि जो लोग, फॉर एग्जाम्पल मिसाल में दूंगा, अगर यहाँ पे कोई शॉप है, शॉपकीपर है, शॉपकीपर जो है एक महीने में 10,000 सरप्लस कमाता है।
इस 10,000 से एक तो इसका घर चलता है और इसके जो है 3,000 सेविंग्स में रहते हैं। सरप्लस की मैं बात कर रहा हूँ, सरप्लस मीन्स हो गया नफा। अगर ये एक महीने में 1 लाख सेल करता है, 1 लाख में 90,000 जो है फैक्टर पैसा, फैक्टर कॉस्ट है, वही पैसा है जो उसने यूज किया है या जो इसने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, वही पैसा वापस आ रहा है। प्लस इसमें सरप्लस आता है 10,000 इसका। 10,000 में इसका जो है 7,000 पे घर चलता है और 3,000 इसका सेविंग्स रहता है। फिर क्या होता है कि इसका दुकान बंद होता है बहुत टाइम के लिए, तो इसकी कंडीशन जो है बहुत ज्यादा वीक होती है। कैसे होती है? वीक होती है, क्योंकि हमने देखा कि इसका दुकान बंद हो गया। ऐसे ही जो यूरोप की इंडस्ट्रीज थी, या ब्रिटेन भी यूरोप में ही है, तो जो इनकी इंडस्ट्रीज थी उन्होंने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने, या इनके जो बिजनेसमैन थे, मिसाल के तौर पे कोई बिजनेसमैन था, उसको भी मजबूर किया गया कि आपको आर्मी में ज्वाइन करना है, तो उसका बिजनेस भी रुक गया। चाहे लोकल्स की बात करें हम या बड़े इंडस्ट्रीज की बात करें हम, सबका बिजनेस रुक गया, क्योंकि उनको एक ही चीज की तरफ माइल किया गया, एक ही चीज को प्रोड्यूस करने के लिए उनको मजबूर किया गया। तो जब उनका बिजनेस बंद हुआ तो इनका जो है सरप्लस, ये इनकम जो है, ये सेविंग जो है, सारा कुछ बंद हो गया। तो ऑटोमेटिकली जो है इनकी कंडीशन खराब हो गई। मिसाल मैं फिर से दूंगा, अभी कोविड-19 की सिचुएशन है, जो लोग डेली वेजर्स होते हैं, इनका रोजगार बंद हो गया, इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं बने, इनकी सेविंग भी नहीं हो गई। या दुकानदार की ही बात करेंगे हम, कुछ टेलर्स की बात करेंगे हम, जो टेलर मास्टर्स से मार्केट्स में दुकान थी उनकी, तो उनको जो सेविंग्स भी होती थी अब नहीं हो रही है। तो जो उनका फ्यूचर भी होगा वो भी उनका जो है, उनमें भी उस फ्यूचर में भी उनको क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली ऐसी ही सिचुएशन पूरे यूरोप की हुई, और पर्टिकुलरली ब्रिटेन, इंग्लैंड की ऐसी सिचुएशन हुई। जंग खत्म होने के बाद 1919 के बाद उनको बहुत ज्यादा टाइम लगा किस चीज में, सिचुएशन पे वापस आने के लिए। आफ्टर द वार, या जहां पे हैंड है, after the war Britain found it difficult to recapture its earlier positions of dominance in the Indian market and to compete with Japan। तो फिर जब जंग खत्म हुई तो ब्रिटेन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें सामने आई। अब चाहे इंडियन मार्केट की हम बात करें, इंडियन मार्केट में ना इनका अब इंपोर्ट होता था वहां से, ना एक्सपोर्ट होता था, क्योंकि ना इनके पास पैसे थे खरीदने के लिए, ना इनके पास प्रोडक्ट्स थे बेचने के लिए। तो दोनों ही सूरतों में इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। और एंड टू कम्पीट विद जापान, अब जापान के साथ भी इनका कंपटीशन खत्म हो रहा था। मिसाल में दूंगा फिर से, अगर किसी के पास दो बेटे हैं, सेपरेट हो गए, दोनों ही एक जॉब करते हैं, फिर हम एक कंपटीशन उनमें देखते हैं कि कौन पहले कितना तरक्की करता है। तो अब जब कोई किसी को कर्जा होता है तो ऑटोमेटिकली तरक्की करने में थोड़ा बहुत पीछे रहता है। तो ऐसा ही कंपटीशन इनका जापान के साथ था, और जापान से भी अब ये इंग्लैंड की सिचुएशन जो है पीछे चलती जा रही थी। when the war when the war boom ended when the war boom ended, war boom का मतलब है यहाँ पे उरूज पे होना। जब जंग उरूज पे था और खत्म हुआ, प्रोडक्शन इंटरनेशनली कंट्रैक्टेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड। जो प्रोडक्शन थी इंटरनेशनली, यानी कि सारे कंट्रीज में, वो बहुत ज्यादा कम हो गई, क्योंकि कंट्रीज जंग के साथ थे, उन्होंने प्रोडक्शन नहीं की। इंडिविजुअल्स, बिजनेसमैन भी जंग के साथ थे, उन्होंने भी इंडस्ट्रीज नहीं चलाई। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उन्होंने भी इंडस्ट्रीज नहीं चलाई। और जाहिर सी बात है उनकी जो है, मिसाल में यहाँ पे फिर से दूंगा, जो अभी यहाँ पे कोविड-19 है, अगर हम होटल्स की बात करेंगे, होटल्स बंद हैं, और जो उन होटल्स में लोग जॉब करते थे वो भी अनएम्प्लॉय हो गए, क्योंकि उनको घर रवाना किया गया। और जो होटल्स की सेविंग हुआ करती थी, जो होटल वाले पैसे कमाते थे, वो भी बंद हो गया। और जो होटल वाले सर्विस देते थे वो भी बंद हो गए। कैसे बंद हो गए? क्योंकि होटल्स डिसफंक्शनल थे। ऐसे ही कंट्रीज जो थे वो सारी बंद हो गई थी। अभी की अगर हम बात करेंगे, अभी जब लेटर ऑन आप बड़े होंगे, आप पढ़ेंगे कि कोविड-19 के क्या इकोनॉमिकल इफेक्ट्स थे, तो तब आप पढ़ेंगे कि ये वो जमाना था, इसमें सारे इंडस्ट्रीज बंद थे, ठप थे, पूरी प्रोडक्शन बंद थी, पूरी दुनिया में बंद थी, सारे काम बंद थे। तो इससे जो है इकोनॉमी हमारी डिक्रीज हो गई, खाली कंट्रीज की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है कम हो गई, डाउनफॉल हो गया इकोनॉमी में। तो वैसा ही जमाना था, सिमिलर जो अभी चल रहा है, ऐसा ही कुछ सिचुएशन थी 1919 में, 1914 से लेकर 1919 तक, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। डिफरेंट कंट्रीज
प्रोडक्शन करने में काहिल हो गए, उन्होंने प्रोडक्शन नहीं की क्योंकि वो जंग के साथ बिजी थे। तब जाके जो मेजर कंट्रीज थी, जिन जिन कंट्रीज का पूरे दुनिया में दबदबा चल रहा था, वो यही कंट्रीज थी जो जंग में अलाइजेस और सेंट्रल पावर्स शमूलियत कर रहे थे। और जब यही कंट्रीज जिनका दबदबा पूरी दुनिया में था, यही कंट्रीज जंग के साथ बिजी हो गए, और जो मार्केट ये कंट्री चलाते थे वो मार्केट सारे ठप हो गए, बंद हो गए, बैठ गए। When this supply before the war, Eastern Europe was a major supplier of wheat in the world market. When this supply disrupted during war, wheat production in Canada, America and Australia expanded dramatically. मिसाल मैं फिर से दूंगा, जो हमने आगे ऊपर पॉइंट पढ़ा था वही पॉइंट अब हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। जब जंग से पहले की बात करेंगे हम, जंग से पहले यूरोप जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता था। मिसाल यहाँ पे दी है कि वीट की, गंदम, जिसको हम ये आटा वगैरह बनाते हैं, जिसके बिस्किट्स हम खाते हैं, तो इसकी सप्लाई पूरे दुनिया में कहां से आती थी? यूरोप से आती थी। वीट की सप्लाई पूरी दुनिया में कहां से आती थी? यूरोप से आती थी। जब यूरोप जंग के साथ बिजी हुआ, ऑस्ट्रेलिया जंग में नहीं था, अमेरिका जंग में नहीं था, तो इन्होंने क्या किया? इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली वीट को एक्सपोर्ट करने की। जब मिसाल में दूंगा, अगर यहाँ पे कोई दुकानदार है हमारी कम्युनिटी में, अगर उसका दुकान बंद होता है, अगर यहाँ पे कोई मुर्गा बेचता है, हमें पता है कि इसको मुर्गा बेचने में जो है फायदा होता है। अगर हमें कहीं से पता चले या अगर हमें लगता है कि इसका जो शॉप है बंद हो रहा है, हम फौरन उसका शॉप रिप्लेस, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि अब हम जो है मुर्गे बेचेंगे, क्योंकि हमने देखा कि इसको बहुत ज्यादा फायदा आता था मुर्गा बेचने में, अब यही काम हम करेंगे और यही फायदा हम खाएंगे। और इसी तरह जब यूरोप में जंग से पहले 1914 से पहले पर्टिकुलरली ईस्टर्न यूरोप जो है बहुत ज्यादा सप्लाई करता था पूरी दुनिया में वीट। और जब यही ईस्टर्न यूरोप हो गया वही जहां से बाल्कन्स थे, तो जब यही ईस्टर्न यूरोप जो है पूरे जंग में बिजी हो गया, इनकी प्रोडक्शन रुक गई। वो प्रोडक्शन क्या थी? वीट की प्रोडक्शन रुक गई, डिस्टरप्ट हो गई इसकी सप्लाई, और ये मौका मिला ऑस्ट्रेलिया को ये सप्लाई करने का, अमेरिका को सप्लाई करने का। और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सप्लाई को पूरे दुनिया में अब मार्केट अवेलेबल था और इनको बहुत ज्यादा फायदा हो गया, और इनका बिजनेस जो है इट एक्सपैंडेड ड्रामेस्टिकली। मीन्स ये हो गया सो दिन दुगनी रात चुगनी, तरक्की कर गया। बट वंस द वार वाज ओवर, अब जब जो ही जंग खत्म हुआ था, वार वाज ओवर, प्रोडक्शन इन ईस्टर्न यूरोप रिवाइव्ड एंड क्रिएटेड अ ग्लट। अब जब जंग खत्म हुआ था, जंग खत्म होने के बाद ही वहीं से जहां से पहले सप्लाई, वीट की सप्लाई ईस्टर्न यूरोप से, जहां से वीट की सप्लाई जो है डिस्टर्ब हुई थी, वहीं से फिर से स्टार्ट हो गई। अब जो है वो सप्लाई फिर से स्टार्ट हो गई, बट इन ग्लट इट रिव्यूड। बट वंस द वार वाज ओवर, प्रोडक्शन इन ईस्टर्न यूरोप रिव्यूड एंड क्रिएटेड अ ग्लट। ग्लट का मतलब हो गया अब इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया। मिसाल में दूंगा यहाँ पे, जब यहाँ पे बात को समझना, क्योंकि ये थोड़ा बहुत डिफरेंट टॉपिक है। जब यहाँ पे हमारे मार्केट में नए नए तरबूजे आते हैं, जब हमारे मार्केट में नए नए तरबूजे आते हैं, ये पहले 50 पर केजी होता है। जब हमारे, मिसाल यहाँ पे देंगे, जब रमजान था, रमजान से पहले लोग तरबूजा खाते थे। तरबूजा खाने के लिए पर केजी हमें 50 रुपीज, 60 रुपीज पे करना पड़ता था। फिर ईद के बाद क्या हुआ? यही तरबूजा 10 रुपए केजी हो गया, और जब जहां पे हमें 60 रुपए पर केजी खरीदना पड़ता था, अब हमें ईद के बाद वही 60 रुपीज में जो है 6 केजीज आते हैं। तो इट मीन्स ईद के बाद ग्लट था। ग्लट क्या था? ईद के बाद जो है बहुत ज्यादा सप्लाई थी इन तरबूजों की। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा सप्लाई होती है, ग्लट होता है, टू मच होता है, तब जाहिर सी बात है उसका वैल्यू जो है, उसका प्राइस जो है गिर जाता है। ठीक है, जब इनका इस वीट का प्राइस गिर गया, प्राइसेस फेल, रूरल इनकम्स डिक्लाइनेड। जब इनका प्राइस गिर गया, इनका प्राइस गिर गया, जब इनका प्राइस गिर गया तो वो लोग गरीब हो गए, क्योंकि अब ये पहले 10 रुपए में एक तरबूजा बेचते थे, अब इनको यही तरबूजा 1 रुपए में बेचना पड़ता है, तो अब इनको बहुत ज्यादा घाटा हुआ। इनकम्स डिक्लाइनेड एंड फार्मर्स फेल डीपर इनटू डेट, और इनको अब कर्जा लेना पड़ता था। तो यूरोप की सिचुएशन क्या हो गई? अब फिर से खराब हो गई। ठीक है, यहां तक। अब हम आगे बढ़ेंगे, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। अब हमने ऊपर देखा ग्लट हो गया,
मास प्रोडक्शन हो गई, टू मच प्रोडक्शन हो गई, और कंजप्शन, जब टू मच प्रोडक्शन हो गई, अगर टू मच कंजप्शन भी होगा तो बैलेंस्ड सिचुएशन है, अगर टू मच कंजप्शन ना हो, खाली टू मच प्रोडक्शन हो, तो फिर जो है डिसरप्शन है। इन द यूएस, अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, रिकवरी वाज क्विकर। अब अमेरिका ने भी जंग में हिस्सा लिया था, चाहे लेटर ऑन लिया था, लेकिन लिया था, और अमेरिका जंग खत्म करने के बाद बहुत जल्दी कामयाब था अपनी इकोनॉमी को रिकवर करने में, क्विकर था। कैसे? इन्होंने ऑटोमेटिकली ऐसे ही रिकवर किया, जल्दी जल्दी रिकवर किया। अगर कुछ इंडस्ट्रीज बंद पड़े थे इस जंग में, वो इंडस्ट्री जल्दी जल्दी फिर से स्टार्ट हो गए, उन्होंने जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दिया, तो इन्होंने जो है रिकवर, इट मीन्स अगर यहाँ पे कोई शॉपकीपर होता है, उसका दुकान 6 महीने बंद रहता है, फिर उसको बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब होती है, लेकिन फिर अगर वो दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करता है, तो मेहनत करके उसकी सिचुएशन जो है जल्दी जल्दी ठीक होती है। ऐसी ही सिचुएशन ठीक होगी अमेरिका की जंग के बाद। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द यूएस इकोनॉमी ऑफ द 1920s वाज मास प्रोडक्शन। इन्होंने कैसे रिकवर किया? अब इन्होंने जो है, इनके पास बहुत ज्यादा मशीनरी थी, इनके पास बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। अब जहां पे ये जंग से पहले एक दिन में एक जूता बनाते थे, अब जंग के बाद इन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की, इन्होंने एक दिन में जो है 10 जूते बनाना शुरू कर दिया, ताकि ये पुरानी गैप जो है वो भी फिल करे। The move towards mass production had begun in the late 19th century, but in the 1920s it became a characteristic feature of the industrial production in the US. तो यूएसए की अगर हम बात करेंगे 1920s के ज़माने में, इसी जंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है एक मेन कैरेक्टर बन गया यूएसए के इंडस्ट्रीज का। क्या बन गया मेन कैरेक्टर? मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब हो गया यही कि अगर इससे पहले दिन में एक जूता मैन्युफैक्चर होता था, दिन में एक जूता प्रोड्यूस होता था, अब जंग के बाद इन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की, इतने ज्यादा मैन को काम पे लगाया, इतने ज्यादा मशीन्स को काम पे लगाया, अब यही एक दिन में जो है 10 जूते प्रोड्यूस करते हैं, और ये एक कैरेक्टर बना था अब यूएसए के इन इंडस्ट्रीज का। A well-known pioneer of mass production was the car manufacturer Henry Ford. इनमें सबसे ज्यादा एक वेल नोन पायनियर, सबसे नुमाया जो थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन की, वो हेनरी फोर्ड थे। हेनरी फोर्ड जो है गाड़ियां बना देते थे। तो अगर ये जंग से पहले एक गाड़ी बनाते थे 4 दिन में, अब ये जंग के बाद 4 दिन में 4 गाड़ियां बनाते हैं। तो इन्होंने बहुत ज्यादा मैन को काम पे लगाया, बहुत ज्यादा मशीन्स को काम पे लगाया, और इस वजह से इन्होंने जो है बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की। मास प्रोडक्शन लवर्ड कॉस्ट्स एंड प्राइसेस ऑफ इंजीनियर्ड गुड्स। मास प्रोडक्शन के क्या है, जब बहुत ज्यादा ये मास प्रोडक्शन होती है, तो इससे जो है प्राइसेस लो होते हैं, हमने आगे ऊपर भी पढ़ा था। तो इन इसके साथ ही क्या हुआ, द मास प्रोडक्शन जो है लवर्ड कॉस्ट्स एंड प्राइसेस ऑफ इंजीनियर्ड गुड्स। तो इससे उन गुड्स में बहुत ज्यादा कमी हो गई जो ये कार्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज करते थे, उनमें भी बहुत ज्यादा प्राइसेस ये डिक्लाइन हो गए। तो इससे इनको फायदा मिला। अगर इनको पहले एक व्हील 1000 रुपए में मिलता था, जब इस व्हील के लिए बहुत ज्यादा डिमांड हो गई, बहुत ज्यादा काम चलने लगा इस व्हील का, तो उन्होंने फिर इस व्हील की कीमत जो है लेटर ऑन कम हो गई, और फिर यूएसए को फायदा होगा। दूसरा क्या था इन दिनों जो बहुत ज्यादा चला, जिसकी मास प्रोडक्शन हुई, द हाउसिंग। हाउसिंग, अब घर बनने लगे, बहुत ज्यादा घर बनने लगे। घर बनने के लिए बहुत ज्यादा डिमांड्स होती है, कारपेंटर्स की डिमांड होती है, मजदूरों की डिमांड होती है, या बाकी इसकी बाकी बाकी ईंटों की जरूरत होती है, या जो भी हमें घर बनाने के लिए इक्विपमेंट्स लगते हैं, उन सब की डिमांड्स जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। एंड कंज्यूमर बूम ऑफ द 1920s क्रिएटेड द बेसिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन द यूएस। एंड कंज्यूमर बूम, अब सारे लोगों के पास हमने देखा कि कैसे पैसे आए थे। सारे लोग पहले मजदूर थे, फिर जंग में वो अमीर बन गए, उनके पास अपना पैसा आया। अब सब लोगों ने, पहले जो कंपार्टमेंट्स में रहते थे, उन्होंने अपने घर बनाने शुरू कर दिए। अब जब उन्होंने अपने घर बनाने शुरू कर दिए, तो इनमें एक प्रॉस्पेरिटी आई। किन में आई प्रॉस्पेरिटी? यूएसए के सिटीजन्स में। इट मींस अगर पहले एक बिल्डिंग में 10 लोग रहते थे, अब उन्हीं 10 लोगों ने, क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने ऊपर मास प्रोडक्शन की, उन्होंने मार्केट का फायदा उठाया था, अब वही लोग अमीर हुए थे। जो पहले डेटर थे, अब वो क्रेडिटर बन गए थे। जो पहले मजदूर थे, अब वो ऑनर्स बन गए थे। अब उन्हीं लोगों ने प्रेफर किया कि हम अपना अपना घर बनाएंगे। जब उन्होंने अपना अपना घर बनाया, तो एक तो उनका स्टैंडर्ड इंक्रीज हो गया, प्रॉस्पर हो गया, प्लस जो उन्होंने घर बनाए उसमें भी बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। जब उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिली, तो उनकी कंडीशन भी ठीक हो गई। सो हाउसिंग एंड
The housing and consumer boom of the 1920s created the basis of prosperity in the US. Large investment in housing and household goods seemed to create a cycle of higher employment and incomes. जब यही डिमांड बढ़ गई, अब लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए, लोगों ने घरों को डेकोरेट किया, लोगों ने अपनी सारी फैसिलिटीज घरों में रखी, और इन सारे चीजों के लिए, सारे इक्विपमेंट्स के लिए एक डिमांड बन गई। और वो डिमांड कहाँ चलेगी? शॉपकीपर्स पे। शॉपकीपर भी अमीर हो गए, घर वालों का स्टैंडर्ड भी इंक्रीज हो गया, घर बनाने के लिए लोगों को जॉब मिले, और इनके जो जिनको जॉब मिला उनको भी इनकम हो गई, और जिनको इनकम हो गई वो लोग भी अमीर हो गए। सो राइजिंग कंजप्शन डिमांड मोर इन्वेस्टमेंट एंड गेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम्स। तो इससे क्या हुआ फिर? तो जो है सब में एक अपनी अपनी इनकम आई, सबका एक अपना अपना अलग स्टैंडर्ड डेवलप हो गया। ये लेकिन ज्यादा देर तक नहीं चला। लोग अमीर रहे, लोगों का बिजनेस था, लोगों के पास अब बैंक बैलेंस था। ये जो सारा सिस्टम है बहुत देर के लिए नहीं चला। क्यों नहीं चला? इन 1923 यूएस resumed exporting capital to the rest of the world and became largest overseas lender। जो 1923 जो है उसमें यूएसए ने रिज्यूम किया एक्सपोर्ट करना। अब सारा माल जो है यूएसए से निकलता था पूरे दुनिया के लिए, जो है अब ये यूएसए पूरे दुनिया को लेंडर बना था, देने वाला बना था। अब सारे जैसे आजकल मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, तब जाके मेड इन यूएसए हुआ करता था। जो भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो सुई हो, गाड़ी हो, हमने गाड़ियों की भी बात की, हमने छोटे छोटे चीजों की, चाहे वो सुई हो, उस चीज की भी बात हमने की। तो पूरे दुनिया में सारी चीजें अब मेड इन यूएसए नजर आती थी। तो यूरोप की भी इन्होंने कुछ कंडीशन ठीक की, तो यूरोप एज वेल, एंड इट बूस्टेड यूरोपियन रिकवरी। यूरोप को भी इन्होंने बहुत ज्यादा मदद किया। तो यूरोप अब जो है यूएस एक टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा था पूरे इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिनेरियो में। बट आफ्टर 6 years इन 1929, लेकिन ठीक 6 साल बाद, 1923 से लेके 1929 तक, ठीक 6 साल बाद जो है, बट आफ्टर 6 years इन 1929 a depression had to be experienced। एक किस्म की डिप्रेशन हो गई। अब कल देखेंगे क्या ये यही जहनी डिप्रेशन है कि कुछ और डिप्रेशन है, क्या से लोगों में एक कंडीशन खराब हो गई, उस कंडीशन खराब कंडीशन से लोगों पे क्या असर पड़ा, ये सारा कुछ कल पढ़ेंगे, जो है ग्रेट डिप्रेशन 1920 टू 1929 टू 1930। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह यही पढ़ेंगे।